हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने इंडिया के बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और गेट एग्जामिनेशन। आज हमारे साथ जो है वो एक लेजेंड है। क्यों लेजेंड है? ये वो सपना है जो एक स्टूडेंट देखता है, एक स्टूडेंट जो हमेशा से एक सपना रखता है कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा और ऐसी लाइफ जीऊंगा जहां पर आपके जिम्मेदारी पे बहुत सारे लोग होंगे, आपके पास वो रेस्पेक्टेबल जॉब रहेगा। तो जब भी ऐसा कोई एक इंजीनियर सोचता है तो उसके दिमाग में आता है कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज दिलाते हैं। तो ऐसे ही हमारे सर हैं, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के साथ, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आशीष है। मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2013 और 14 दोनों क्लियर किए थे। 13 में मेरी 51 रैंक आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में, और 14 में मेरे को 30th रैंक आया था। पहले मैंने इंडियन नेवी में काम किया था, इंडियन नेवल स्टोर सर्विस जो होता है, 1 साल के लिए। उसके बाद मैंने इंडियन टेलीकॉम सर्विस ज्वाइन किया 2014 के एग्जाम से। तो इस जॉब में मुझे 5 साल हो चुके हैं। 2016 में ज्वाइन किया था, 5 ईयर्स हो चुके हैं। एक बार प्रमोशन भी हो चुका है। अभी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे हूँ, ITS ऑफिसर हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैदराबाद में पोस्टेड हूँ। आगरा से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली। हाँ, नहीं सर, आपके पूरी जर्नी को एक एक करके जानना है हम लोगों को। अभी के लिए बस स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि सर अपनी जर्नी जो है वो इस तरीके से आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि आप भी अपने आप को उस चीज पर फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि सर कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो पूरी चीज को हम लोग 2 पार्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। एक जो रहेगा लाइफ एट ITS करके, सारे स्टूडेंट्स को पहले ही बता देता हूँ। एक और पार्ट आएगा सर की तरफ से, जो कि प्रिपरेशन किस तरीके से करना है वो सर बताएंगे। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी बताइए। हाउ यू वेंट फ्रॉम अ नॉर्मल स्टूडेंट और अ पर्सन हु वाज वर्किंग इन एन MNC, और फिर उसके बाद आप अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर बन गए। 10th क्लास में आई स्कोर 78%, 12th में 87%। तो कभी भी गवर्नमेंट जॉब का तो सोचा ही नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब करनी भी है। हमेशा से ये ख्याल था कि सीट्स बहुत कम रहती हैं। हमेशा से प्राइवेट सेक्टर का ही सोचा था कि 20-25 हज़ार की नौकरी लग जाए। TCS है, इन्फोसिस है, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो उठाती हैं कॉलेजेस से। और यही सोच के फिर यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2005 में गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैंने एडमिशन लिया। कोशिश तो IIT की ही होती है सबकी, बट नहीं हुआ IIT में। इवन AIEEE में मेरी रैंक शायद 28 से 29 हज़ार आई थी। और यूपी में वैसे भी रैंक अगर पीछे हो तो कुछ मिलता नहीं है कॉलेज में, तो ना NIT मिला ना IIT मिला। तो उसके बाद गलगोटिया कॉलेज में, ना अच्छा कॉलेज था, डिसेंट कॉलेज है, 3000 रैंक मेरी UPTU में आई थी। मैंने ज्वाइन कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। उसके बाद फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी, बट सेकेंड थर्ड ईयर आते आते फिर से थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंजीनियरिंग सर्विस हो या कोई भी एग्जाम हो, सेकेंड और थर्ड ईयर ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सेकेंड और थर्ड ईयर मैंने पूरा मिस किया। पता नहीं क्यों मिस किया, शायद इधर उधर घूमने फिरने में लग गए थे। इतना घूमते भी नहीं थे, बट फोकस कम था, बस पास होने के लिए एग्जाम दे रहे थे, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता था। उसके बाद 2 कंपनीज में प्लेसमेंट भी हो गया थर्ड ईयर में आके, सत्यम कंप्यूटर्स और HCL टेक्नोलॉजी। दोनों ने 3 लाख का पैकेज था। अब लगा कि बस लाइफ सेट हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से फोर्थ ईयर के बाद ज्वाइन कर लेंगे। सरकारी नौकरी का कोई प्लान नहीं है कहीं पर भी। उसके बाद 2009 में रिसेशन आ गया और दोनों कंपनीज ने ज्वाइनिंग मेरे को नहीं दी। सत्यम की तो डूबने की हालत हो गई, और HCL टेक्नोलॉजीज जो है उसने भी मेरी प्लेसमेंट को डिफर कर दिया। इवन जब मैं पास आउट हुआ था तो मेरे सीनियर्स का भी प्लेसमेंट ज्वाइनिंग नहीं आया था HCL में। तो फिर अब घर पे बैठे बैठे रोना ही आता था कि घर पे क्या कर रहे हैं हम। सब पूछते हैं उस वक्त कि आपका कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, और तब थोड़े थोड़े पढ़ना शुरू कर दिया। 4th ईयर में पास आउट होने के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब लग रहा था कि अब कहाँ जाएंगे। तो 2009 में BSNL का जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का एग्जाम हुआ। 3500 या 3800 वैकेंसीज थी उसके अंदर। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उम्मीद नहीं थी, बट उसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिला कि 3 सेक्शंस थे एग्जाम में। फर्स्ट वाज GK, सेकंड वाज टेक्निकल एंड थर्ड वाज टेक्निकल। मेनी पीपल हु स्कोर्ड मोर देन मी वर नॉट एबल टू क्लियर द GK कट ऑफ। जो 20 नंबर में से 9 नंबर चाहिए थे GK में, उनके तो बाकी में टेक्निकल में हाई मार्क्स थे। बट मैंने तीनों कट ऑफ, तीनों जो पार्ट्स थे पेपर के, उसकी कट ऑफ मैंने रीजनेबली क्लियर कर ली। तो मेरा BSNL में हो गया। अहमदाबाद में ज्वाइन किया 2010 में मार्च में। और एंड आई एम स्टिल वेरी इंडेप्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मुझे एक गवर्नमेंट सेक्टर में मौका मिल गया। जब मेरे को ज़रूरत थी उस समय गवर्नमेंट सेक्टर ने मेरे को मदद करी।
तो आई हैव नो कंप्लेंट्स कि मुझे क्या क्या नहीं मिला है देश से, मतलब मैं यही सोचता हूँ नेशन हैज डन अ लॉट फॉर मी। उसके बाद जब ज्वाइन कर लिया तो अब सोच लिया अब तो सरकारी नौकरी लग गई, लोग बधाइयाँ देने लग गए, वाह यार सरकारी नौकरी लग गई तुम्हारी। उसके बाद ज्वाइन करा, करीबन एक हफ्ता ही हुआ था BSNL में, अहमदाबाद में मैंने ज्वाइन किया। रीजनल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर होता है BSNL का। एक हफ्ते के बाद ही उन्होंने बोला चलो अभी आपके प्रिंसिपल आने वाले हैं इंस्टीट्यूट के एंड ही विल एड्रेस यू, तो सुबह 7 बजे आप असेंबली हॉल में आप असेंबल हो जाइए। आई वाज लाइक ठीक है आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा सजावट क्यों हो रही है, इतने लोग क्यों हैं, इतना हलचल क्यों है। तो उन्होंने बोला कि वो ITS ऑफिसर हैं, तो इसलिए वो DGM भी हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। तो आई वाज लाइक अरे हम भी बन जाएंगे प्रमोट होके, हमारे से ही प्रमोट होके बनते होंगे, ऐसा क्या है उसमें जो इतना ज़्यादा। कहते हैं बहुत यंग है, ही इज़ नॉट इवन इन मे बी इनिशियल 40s में ही है, बहुत यंग है वो। मैंने कहा ऐसे कैसे। तो उन्होंने बोला कि UPSC इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम कराती है और इंडियन टेलीकॉम सर्विस उससे मिलता है, तो दे डायरेक्टली ज्वाइन एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन BSNL इफ दे कम इनटू BSNL। दे कैन हैव अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, बट अगर BSNL में डेपुटेशन पे आ गए तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे आते हैं। एंड हाउ मच टाइम टेक्स फॉर अ GTO टू गेट प्रमोटेड, उन्होंने बोला 20 साल 22 साल। तो आप रिटायरमेंट के आसपास वहां पर आएंगे जहां पे एक ITS ऑफिसर एंट्री कर रहा है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था। उन्होंने वहां पे क्या बोला मुझे तो याद भी नहीं है उस असेंबली में, बट मैं उनको देख रहा था और सोच रहा था कि इतना फर्क नहीं हो सकता है। उसके बाद उस रात मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब तो हम कुछ करेंगे नहीं, बस यहीं पर तैयारी की जरूरत नहीं है, बढ़िया जगह हो गया प्लेसमेंट। उसके बाद धीरे धीरे करके बुक्स उठाना दोबारा शुरू करा। अब लगा कि नहीं इंजीनियरिंग सर्विस देना ही पड़ेगा, कोई और एग्जाम टारगेट में नहीं था, इसरो बार कोई टारगेट में नहीं था। अब लगता है बस ITS बनना है, DGM बनना है। और उनके आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको दिखता है कि पूरा क्या होता है, सीनियर ऑफिसर के साथ पूरा ताम झाम चलता है। उसके साथ एक PA भी होगा, उसका एक ड्राइवर भी होगा, उसका ऑफिस भी अच्छा होगा, उसका एक ग्रीन लैंप और रेड लैंप ऑफिस के बाहर होता है। ग्रीन मतलब आप जा सकते हैं, रेड मतलब नहीं जा सकते हैं। पहले PA आपसे पूछता है, तो वो सब चीज़ें मुझे फैसिनेट करती थी और लोग सुनते थे। पीपल यूज्ड टू टेक हिम सीरियसली। आई वाज लाइक कि ये जॉब है कुछ जो बढ़िया है जिसमें लोग आपको सीरियसली लेते हैं। आई वाज जस्ट 22 years old, तो दिस वाज माय थॉट प्रोसेस अबाउट द वर्क कि चाहिए था बस। पढ़ना शुरू किया, सिर्फ लोकल बुक से पढ़ता था। अभी तक सिर्फ लोकल बुक से पढ़ते पढ़ते ही किसी तरीके से BSNL में हो गया और एक किसी और DMRC के JEE में भी हो गया था। तो लोकल बुक से पढ़ के अब दोबारा से लोकल बुक्स शुरू करी, क्योंकि पढ़ना था, अब ITS बनना था। तो 2010 में पहली बार एग्जाम दिया लोकल बुक्स पढ़ के। 410 कट ऑफ था, तब प्रीलिम्स और मेंस नहीं होता था, तब पूरा एक साथ ही एग्जाम होता था। 410 कट ऑफ था, मेरे 399 मार्क्स आए, विदाउट कोचिंग, विदाउट एनीथिंग, विद लोकल बुक्स। अभी रेफरेंस बुक्स जैसे कि मॉरिस मेनो, बिलमैन हल्कियास, साइमन हाइकिंस और साडिकू, गायकवाड़, गांवकर, ये जो बुक्स हैं हमारी रेफरेंस बुक्स हैं, ये तो छुई भी नहीं थी, कभी देखी भी नहीं थी इनका कवर कैसा होता है। UPTU में लोकल कॉलेजेस में हम इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, बस पास होने के लिए उस टाइम कोशिश थी। मे बी अब सिचुएशन बेहतर ये ऑलमोस्ट हर जगह पे है सर। वो मतलब वो एक दिन पहले पढ़ना और रेफरेंस बुक का उतना ज्यादा नहीं, वो जो प्रीवियस ईयर बुक्स आती हैं और जो लोकल निकलते हैं वो हर जगह पे ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है। तो बीटेक में भी सेकंड और थर्ड ईयर में इतनी पढ़ाई नहीं करी थी जो एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर में सीरियस होते हो आप, क्योंकि आपको लगता है IIT में नहीं हो आप, तो यहाँ पे कुछ करना है। और फोर्थ ईयर में सीरियस होते क्योंकि अब लगता है अरे परसेंटेज कम रह गई तो कहीं प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ ईयर में ही ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, और मैंने भी ऐसा किया। लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर में जो कोर सब्जेक्ट्स थे वो मेरे मिस हो गए। कुछ स्ट्रॉन्ग रहे, बट मैं बोलूँगा 80% मैंने मिस कर दिए। उसके बाद इसीलिए जब इंजीनियरिंग सर्विस पहली बार दिया तो ठीक है 11 नंबर से नहीं हुआ, बट एक होप आ गई यार अब 11 ही नंबर से तो नहीं हुआ है, और मैंने तो पहली बार दिया एग्जाम तो मैं देता हूँ। फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया, तो 1 साल तक पढ़ रहा हूँ और रेफरेंस बुक नहीं उठाई। फिर दोबारा एग्जाम दिया 2011 में। जॉब के साथ थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जॉब आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी देती रहती है, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक 7 बजे तक काम रहता था। तो आता था, रात को पढ़ता था, ऐसे 9 बजे बैठे 1 बजे तक पढ़ लिया। 4 घंटे अपना मैं एवरेज कंसिस्टेंटली मार रहा था। 2011 10 से लेकर 11 तक भी मारा और 11 से लेकर 12 तक भी मारा। फिर 11 में एग्जाम दिया तो 434 कट ऑफ हो गई। तब GS का पेपर 1 होता था और 2 ऑब्जेक्टिव और होते थे। 3 ऑब्जेक्टिव थे, GS पेपर 1, GS का पेपर, 2 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। 5 पेपर होते थे और पांचों एक साथ होते थे, प्रीलिम्स और मेंस सेपरेटेड नहीं था। तो 1000 नंबर का पेपर था। उसके बाद 413 नंबर आए मेरे, 434 कट ऑफ थी, तो 20 नंबर से फिर रह गया। तो अब लग तो रहा था कि कहीं कुछ कमी हो रही है, बट भाई BSNL की सेफ्टी निकलने नहीं दे रही थी अभी। मतलब अगर लग रहा था कि हाँ ठीक है अभी है हमारे पास कुछ, वो आग नहीं आ रही थी अभी।
कि नहीं निकलना है, लेकिन अच्छा। लेकिन ऑफिस में रोज रोज डीजीएम्स और जीएम्स को देख के वो आग आती थी, लेकिन घर पे आके वो इंटेंसिटी, वो फोकस, इंटेंसिटी जो चाहते हैं ना हम तैयारी में, वो नहीं आ पा रहा था। ओल्ड पेपर्स करने की कोशिश करता था तो होते नहीं थे, क्योंकि रेफरेंस बुक से ही होते हैं वो ओल्ड पेपर्स, लोकल बुक से ओल्ड पेपर सॉल्व नहीं होते। अब लगता था कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, मतलब समझ में नहीं आ रही आते कहाँ से। रेफरेंस बुक्स अभी भी नहीं उठा रहा हूँ, और ना मुझे किसी ने बताया, कोई गाइडेंस नहीं थी। अहमदाबाद में कोचिंग ढूंढने की कोशिश करी, कोई कोचिंग नहीं थी, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस के वहाँ पे एस्पिरेंट्स नहीं होते। गुजरात में ज्यादातर बिजनेस का एक कल्चर है, तो इंजीनियरिंग सर्विस का तो कोई करता ही नहीं है। सिविल सर्विस का थोड़ा बहुत लोग तैयारी करते हैं गुजरात के लोग। अब 2011 में भी एग्जाम में नहीं हुआ, पेरेंट्स पूछ रहे हैं बेटा कब शादी करोगे, कब ये करोगे, कहाँ 50-60 सीटों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो तुम। ही यूज्ड टू से टू मी कि 50 सीटों के लिए मत करो, एमबी की तैयारी कर लो, एमटेक की तैयारी कर लो, गेट कर लो, ऐसा कुछ कर लो जिसमें थोड़ी सीट्स ज्यादा हो। तो हमने सोचा नहीं, अभी हम इंजीनियरिंग सर्विस ही करेंगे, ये सब एग्जाम नहीं देंगे। फोकस सिर्फ एक ही था, इंजीनियरिंग सर्विस, लेकिन इंटेंसिटी नहीं थी उतनी। 2012 का भी एग्जाम आने वाला था, उस टाइम थोड़ी तैयारी मैंने कर ली। अभी भी रेफरेंस बुक नहीं उठाई है, सबसे बड़ी बात ये है। लोकल बुक्स ही मैं हिंदी में बोलूँ तो चाट रहा हूँ, लोकल बुक्स कर रहा हूँ, बट अभी मैंने रेफरेंस बुक नहीं उठाई है, जो कि इंडिस्पेंसिबल है तैयारी के लिए। गेट का भी मैंने सोचा कि चलो 2012 में जून में एग्जाम है, जनवरी में गेट होता है, 2012 में जनवरी में गेट होता है, तो थोड़ा टेस्ट हो जाएगा कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। गेट का एग्जाम दिया, 17 नंबर आया 100 में से। आई डिडंट इवन क्वालिफाई। तो फरवरी में मैंने पापा को बोल दिया, पापा ने कहा बेटा क्या रहा गेट में। अब अगर बोल दूंगा 17 नंबर आए हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ है गेट मेरा इस पोजीशन पे, जबकि 2009 में बीटेक के साथ 5000 रैंक आई थी, क्वालिफाई हुआ था। तो आई लाइड टू हिम, आई टोल्ड हिम कि मेरी 700 रैंक आई है। अब मैं ये भूल गया कि गेट वाले घर पे रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं, एंड लिटरली ये वो जमाना था जब भेजा भेजते करते थे। थे। तो मेरे घर पे रिपोर्ट कार्ड आ गया 1 महीने बाद। तो उन्होंने बोला बेटा तुमने झूठ क्यों बोला। अब मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था, तो मैंने बोला पापा ऐसा कुछ पेपर खराब हो गया उस दिन, लेकिन इतना कट ऑफ मेरा पीछे नहीं जाता है इंजीनियरिंग सर्विस में, थोड़ा पास में ही रहता हूँ मैं, कट ऑफ से बहुत दूर नहीं रहता हूँ, ये तो बहुत ही ड्रास्टिक है। तब धीरे दबी हुई आवाज में बोल तो रहा था कि दोनों पेपर अलग होते हैं, कुछ हो गया होगा उस दिन, बट अंदर अंदर लग तो रहा था कि बहुत ज्यादा कम आ गए हैं। 17 नंबर, मतलब आप इंजीनियरिंग सर्विस का सोच रहे हैं और आपको 17 नंबर आए हैं। तो 2-3 रातों नींद ही नहीं आई उस इंसिडेंट के बाद, जब उनको रिपोर्ट कार्ड मिल गया और उन्होंने मुझसे फोन पे बात करी। अब मैंने सोचा कि अब मुझे कोचिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब ना वो हीरा कहते हैं ना, वो पॉलिश करके ही उसकी वैल्यू बनती है। पत्थर से हीरे बनने वाला काम करना था, तो कोई कोचिंग तो चाहिए। तो दिल्ली की कोई कोचिंग थी, उन्होंने उनसे मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि चलो अब हम अहमदाबाद में एक सेंटर खोल रहे हैं मार्च में, 2012 में मार्च में, एग्जाम जून में है या फरवरी लास्ट में वो लोग खोल रहे थे। इवेंचुअली उन्होंने नहीं खोला कि एनरोलमेंट्स ही नहीं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वी कैन नॉट ओपन अ सेंटर। तो मैं उनके पास गया, जो वहाँ मैनेजर थे, मैं उनके पैर पड़ गया। मैंने कहा पढ़ा दो, बहुत पास हूँ मैं, लग रहा है कि निकल जाएगा, लेकिन फिनिशिंग नहीं है मेरे सब्जेक्ट्स में, कुछ ना कुछ छूट रहा है। कहते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं, पूरा इंस्टीट्यूट चलाना होता है और मैं हेड नहीं हूँ। लेकिन एक सर हैं, वो इसरो में जॉब करते हैं अहमदाबाद में ही, वो ही यहाँ पढ़ाने वाले थे, बट एनरोलमेंट्स नहीं है तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने कहा सर मुझे एड्रेस दो, मैं उनके पास जाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं वो नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, अकेले बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, कम से कम 5 या 10 लोग चाहिए, और उनकी इतनी फीस है। उन्होंने मुझे फीस ही बता दी कुछ, ठीक है फीस ज़्यादा नहीं थी, रीजनेबल थी। मैं उनके पास गया, इसरो में थे वो, जॉब कर रहे थे इसरो में 4 साल से। फिर मैंने उनको बोला कि अपने पूरा बताया, सर मैं बहुत पास में हूँ, मेरा बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैं पढ़ा तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि पढ़ा नहीं पाऊंगा, एक बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा, 2 और हैं, एक बच्चा और है, जयदीप करके एक लड़का था, हम 2 लोग थे। फिर मैंने कहा सर लिटरली मैं, मतलब रुहासी सी आंखें हो गई थी कि बस अब पढ़ा दीजिए आप मुझे। तो उन्होंने बोला कि कहाँ से हुआ। मैंने कहा आगरा से हूँ। पापा क्या करते हैं, जेरोक्स की शॉप है, फोटोकॉपी की शॉप है। तो बोलते हैं मैं भी आगरा से हूँ, और उस शॉप पे मैं अपने कॉलेज के टाइम पे नोट्स कराने जाता था, फोटोस्टेट। एंड आई नेवर न्यू दैट मैन बिफोर दिस इंसिडेंट, बट आई वाज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने बोला कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आप मेरे होम टाउन से हो। तो उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए एग्री कर दिया। और उस लड़की, लिटरली सर गूज बम्स आ रहे हैं, मतलब आपकी कहानी मूवी टाइप की है। नहीं बिल्कुल सच्चाई है, और ऐसा ही हो सकता करके ऐसा ही हुआ था। फिर वो दूसरा बंदा भी तैयार था, 2 लोग हम लोग हो गए। सर ने बोला ये फीस है, इतनी तो मैं लूंगा ही मिनिमम, मेरे को बहुत मेहनत लगेगी पढ़ाने में, और मेरी फैमिली भी है, मुझे थोड़ा सपोर्ट भी करना होता है, मैं मकान बना रहा हूँ, ऐसा ऐसे सर ने बताया। ठीक है, पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने कहा सर कब आना है। आप कल से आ जाओ सुबह 5 बजे।
कल से आ जाओ सुबह 5 बजे, और हमारा 3 दिन का लेक्चर रहेगा हफ्ते में और 3 घंटे का चलेगा। मैंने कहा सर 5 बजे तो मतलब अंधेरा होता है। बोलते हैं मैं जॉब करता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ और मेरे को काफ़ी काम रहता है, आपको आना ही पड़ेगा 5 बजे, अदरवाइज आई हैव नो टाइम। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आऊँगा। सुबह को 5 बजे गए, लिटरली बाइक पे कुत्ते पीछे पड़ जाते थे रात को, हॉरिबल सीन था, डर लगता था कि अभी काटेंगे, बट जाना था। अब 3 ही महीने थे हमारे पास। मैंने मार्च के फर्स्ट वीक में ज्वाइन कर लिया सर को। सर ने मुझे सारी रेफरेंस बुक्स बता दी, थी मेरे पास बट रखी हुई थी, कभी खोले नहीं थी, धूल खा रही थी। रेफरेंस बुक्स हमने पढ़ना शुरू करा, उन्होंने अपने नोट्स भी बताना शुरू करे। उसके बाद मैंने लिस्ट ऑफ 100 टॉपिक्स बनाए कि जो मेरे वीक हैं, 100 या 60 कुछ टॉपिक्स थे। कहते हैं यही तो वो टॉपिक्स हैं जो रैंक बनाते हैं और नहीं बनाते हैं, आपकी यही वीक है तो यही हमको करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है सर आप मेरा कवर कराइए। और सर मुझे नोट से पढ़ाते थे और मैं घर पे जाके वही चीज़ रेफरेंस बुक से पढ़ता था। तो उसके बाद हमने 3 महीने तक लगातार सुबह 5 बजे का शेड्यूल फॉलो करा। मेरा कोर्स जून के फर्स्ट वीक में खत्म हो गया, सर ने अपनी तरफ से खत्म करा दिया। रेफरेंस बुक्स पहली बार पढ़े 3 महीने में पूरी कर ली, क्योंकि एक बेस तो बना ही हुआ था, रेफरेंस बुक्स पढ़नी थी नहीं से। अब रेफरेंस बुक पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि यही तो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यही तो मेंस में पूछ रहे हैं, यही तो प्रीलिम्स में पूछ रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम आया 2012 का, तब भी मेरा कोर्स पूरा तो हो गया, बट मैंने मॉक टेस्ट तो करे नहीं, मैंने ओल्ड पेपर्स भी नहीं लगा पाया, कुछ नहीं कर पाया। बट मेरा सब्जेक्टिव पता नहीं क्यों शुरू से अच्छा था, क्योंकि यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लिखने की आदत बहुत हो जाती है एग्जाम्स में, तो सब्जेक्टिव मेरे अच्छे जाते थे, थोड़े बहुत रीजनेबली। मेरे ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा मार्क्स सब्जेक्टिव में आते थे, पहले भी 10 और 11 में भी। तो 12 में मेरा कट ऑफ नहीं निकला 1 नंबर से, 465 कट ऑफ था और मेरा 464 नंबर आया था। दिल पे लगा दिल पे लगा होगा। तो मेरे को तो रोना सा आ गया पेपर अपना रिजल्ट देख के, जब मार्कशीट लेट आती है। मैंने तो आरटीआई भी कर दिया यूपीएससी में कि मेरे तो ज़्यादा बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, जो 2-4 नंबर ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को। लेकिन फिर उन्होंने मुझे को ओएमआर मार्कशीट मेरी भेजी, जो ओएमआर मैंने बबल किया था ना, उसका फोटो कॉपी उन्होंने मुझे भेजा। और मैंने देखा कि जो मैंने पेपर में टिक लगाए हुए ना, वो मैंने ओएमआर में गोला भरा ही नहीं था, 2 गोले मैंने भरे नहीं थे। तो आप सोचिए कि 2 बबल्स नहीं भरे तो 5/3 और 5/3 तो 3.5 नंबर का फर्क पड़ गया, और मेरा कट ऑफ 1 नंबर से नहीं निकला था। लेकिन सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे नंबर थे, पहले मैंने 106 थे 200 में से, और दूसरे में 112 थे। सब्जेक्टिव मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रहा था, जबकि सब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस नहीं करी थी। अब सर के पास गए, सर ने बोला एक काम करो, पेपर पूरा सॉल्व करके लेकर आओ, आपने जो करा है सब्जेक्टिव में मैं आपका चेक करूंगा। तो 2 दिन के बाद पूरा पेपर 2012 का सॉल्व करके सर के पास लेकर गए। सर ने मेरे को बोला आपके 200 तो सब्जेक्टिव में आएंगे, और ऑब्जेक्टिव में जो आपने लगा लिए कोचिंग की वेबसाइट से वो मान लेना। तो उन्होंने 200 लगाए थे और मेरे 212 आए, 218 है। तो वो तो इन्होंने बिल्कुल सही अपने एक्सपीरियंस से। और मेरे सर की 2008 में 23 रैंक आई थी इंजीनियरिंग सर्विस में, बट आईसाइट -5 होने की वजह से रेलवे से उनको नहीं मिला। तो उन्होंने कंटिन्यू किया इसरो में, और इंजीनियरिंग सर्विस में दूसरा कैडर ज्वाइन नहीं किया। ये मुझे उन्होंने बहुत बाद में बताया था कि तुम मुझसे पूछते हो ना कि मेरा निकला है कि नहीं निकला है। तो उन्होंने फिर मुझे अपना रिजल्ट भी दिखाया 2008 में, 23 नंबर पे उनका नाम था, बट आईसाइट -5 की वजह से रेलवे नहीं मिला और उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद अब पूरा 1 साल था, 2013 की तैयारी करनी थी। अब 1 साल में मैंने सोचा कि यार एनआईटी और आईआईटी वालों से ना टेक्निकल में मैं भिड़ नहीं पाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे लगा ये, क्योंकि कोर्स कर लिया था। अब 1 साल था पूरा टेक्निकल के क्वेश्चन आंसर्स लगाने का, ओल्ड पेपर्स लगाने का। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आईआईटी और एनआईटी वालों से मैं भिड़ नहीं पाऊंगा टेक्निकल में। मैंने कहा अब क्या किया जाए, जीएस, पूरी एनसीईआरटी पढ़ी मैंने जीएस के लिए, पूरी एनसीईआरटी जो सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में लोग पढ़ते हैं। 2013 का एग्जाम दिया, 128 नंबर जीएस में आए मेरे, 200 में से 128 नंबर जीएस में थे। और उस साल मेरा मतलब जो हमारा रिटन का रिजल्ट था वो मेरा फेवर में था, मेरा रिटन निकल गया उस साल 2013 में, 1 साल के बाद। क्योंकि मैंने जीएस में बहुत ज़्यादा नंबर उठाए थे, 200 में से 128 नंबर जीएस में मोर देन एक्सेलेंट होते हैं अगर आपके 110 भी आ रहे हैं। लेकिन बाकी में रीजनेबल थे। सब्जेक्टिव में फिर 220 नंबर थे, 105 और 115। ऑब्जेक्टिव में फिर भी थोड़े कम थे। बट इवेंचुअली इंटरव्यू हुआ किसी कोचिंग में जाके, रिनाउंड एक कोचिंग है दिल्ली की, वहाँ पे जाके मैंने पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया। अभी तक जो कोचिंग, मतलब वो 2012 और 13 का जो गैप था उसके अंदर मैंने खुद से ही पढ़ा था। सर से मैंने 1 साल मुलाकात नहीं करी, उनको शक्ल दिखाने के लग रहा था कि मैं अभी सर को अपनी शक्ल दिखा नहीं सकता हूँ। जब मेरा इंजीनियरिंग सर्विस में हो जाएगा तब मैं सर के पास जाऊँगा अपनी शक्ल दिखाने के लिए। फिर 2013 में अच्छा इंटरव्यू रहा, 116 नंबर आ गए इंटरव्यू में, मेरी 51st रैंक आ गई इंजीनियरिंग सर्विस में। और वो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन था। सर के पास गया मैं, 2-4 दिन पहले ही एक नई कार ली थी मैंने, सर के पास गया,
सर ने बिठाया, बोला देखो बेटा आप तो सेलेक्ट हो गए हो, हम्म, इंटीग्रिटी रखना, घूसखोरी मत करना, करप्शन में पार्ट मत लेना। उन्होंने पूरा मतलब ऐसा नहीं था कि सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने पूरा एक मॉरल साइंस की तरह से मुझे उन्होंने ट्रेन किया कि हाउ यू शुड बी एन ऑफिसर। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सिलेक्शन हो गया, खुशी का माहौल था। अब जब क्या था सर, मैं वही जानना चाहता आपसे, डिफरेंस क्या था? एक बार तो आपका बीएसएनएल में ऑफिसर बने थे और उसके बाद फिर आईएएस ऑफिसर बने, कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा सोसाइटी में, अपने आप में? बहुत डिफरेंस आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? पहली बात तो इतना पढ़ते पढ़ते, जीएस पढ़ते हुए या टेक्निकल पढ़ते हुए आपकी ग्रोथ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली होती है। कहीं ना कहीं आप इवॉल्व होते हो एज अ पर्सन, क्योंकि आपने डाउनफॉल्स बहुत बार देख लिए होते हैं। फिर आपको थोड़ा बहुत ठीक करना भी आ जाता है। गलती आप या तो किसी के एग्जाम्पल से सीख लो या खुद से सीखो, एक्सपीरियंस लेके सीख रहे हो आप। तो दैट वाज वन थिंग। उसके बाद 3-4 साल से हम घर पे यही बोल रहे थे अभी हम कर रहे हैं। लोग बोलते थे बेटा नहीं हो तुम इतने होशियार, लिटरली मुंह पे कहते थे नहीं हो तुम इतने होशियार, अगर बार बार एग्जाम में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ कमी है आपके अंदर, आप दूसरा कुछ एग्जाम देख लो। तो मुझे लगता था कि आई नो मोर अबाउट मी और मैं जो चाहता हूँ शायद मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, बट एक फिनिशिंग की ज़रूरत है मुझे कि मेरी रेफरेंस बुक कोई करा दे या मैं बैठ जाऊँ। मेरे बस डाउट्स क्लियर करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना आदमी। तो सर ने मुझे रेफरेंस बुक्स के डाउट्स क्लियर करे और उनके होते हुए मैं रेफरेंस बुक्स पढ़ने की हिम्मत कर पाया और 3 महीने में सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ भी ली। तो जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने रैंक देखी, 51 रैंक थी। रैंक देखते ही फटाफट पीडीएफ बंद करी। इट वॉज एन अनबिलीवेबल मोमेंट फॉर मी। और फिर उसी दिन 5 स्टार होटल में अपने फ्रेंड्स को लेकर गया मैं, पार्टी दी उनको मैंने, 8-10 हज़ार रुपये खर्च किए एकदम। इट वॉज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। पेरेंट्स भी खुश और उस टाइम मेरी सगाई हो चुकी थी रिजल्ट आने के पहले, तो सब इन लॉज वाले भी खुश, सब कुछ मतलब हर जगह पे खुशी का माहौल था। अब सब सर्विस अलॉट हुई तो इंडियन नेवल मटीरियल मैनेजमेंट सर्विस नेवी में होती है, वो सर्विस अलॉट हो गई। लेकिन चाह तो हमेशा से इंडियन टेलीकॉम सर्विस में जाने की थी। तो लोगों ने बोला भी कि इंडियन टेलीकॉम सर्विस में प्रमोशंस अच्छे हैं, रेलवे में प्रमोशंस अच्छे हैं, तो आप फिर से ट्राई करो। अब लेकिन एक बार 51 रैंक आने के बाद ना फिर ट्राई करना थोड़ा नहीं मतलब बहुत मुश्किल होता है। रेजिस्टेंस आने लगता है, फिर से करना लेकिन पड़ेगा। छोड़ा नहीं, फिर पकड़ लिया उसको, उसी उतनी ही इंटेंसिटी से उस दिन पकड़ लिया, फिर से वही मार्क जो रिजल्ट आया और 51 रैंक आ गई। क्योंकि पता था आईटीएस की सिर्फ 4 ही पोस्ट हैं, मिलेगा नहीं इस साल। आईटीएस चाहिए तो 15-16 में रैंक आनी चाहिए थी तो मिलता शायद, क्योंकि 4 ही वैकेंसीज थे जनरल में उस साल, टोटल 7 वैकेंसीज थी। दोबारा तैयारी शुरू करी 2014 में, दोबारा तैयारी शुरू करी और जीएस में 148 नंबर आए इस बार। 128 पहले आए थे, इस बार 148 आए, क्योंकि अब फिर से आपने वही एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया, सिविल सर्विस के भी थोड़े बहुत प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लिए थे कहीं ना कहीं। तो इस बार 148 नंबर आए और रैंक आई 30th। इंटरव्यू में भी इम्प्रूव हुआ, रिटन में भी इम्प्रूव हुआ, ओवरऑल इम्प्रूव हुआ। अब 30th रैंक आई तो आईटीएस मिल गया इस बार 2014 में। और फिर वहाँ से रिजाइन किया नेवल स्टोर डिपार्टमेंट से और 1 साल वहाँ पर भी एक्सपीरियंस किया, 5 साल बीएसएनएल में एक्सपीरियंस किया, फिर 1 साल नेवल स्टोर डिपार्टमेंट में बॉम्बे में पोस्टेड था। फिर 2016 में जिस दिन रिजाइन किया उसके नेक्स्ट डे इंडियन टेलीकॉम सर्विस में ट्रेनिंग सेंटर होता है हमारा, गाजियाबाद में है, नेशनल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा। अपने बैचमेट से 1 दिन लेट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे रिलीविंग नहीं मिली थी यहीं से, तो वो सब ने 1 दिन पहले ज्वाइन कर लिया था। बट इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि किसी तरीके से हम कर रहे हैं और हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि एफर्ट कर रहे हो, तो सर का जो गाइडेंस था ना वो मेरे लिए कॉर्नर स्टोन था लाइफ का। अकेले बैठ के पढ़ाया उसने मुझे, क्योंकि वो जयदीप भी छोड़ के चला गया था 2-3 दिनों के बाद, जो मेरे साथ में पढ़ता था। तो जैसे आप और हम अभी बैठे हैं ना, मान लीजिए कि वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं और मुझे डांट रहे हैं, कैसे कर रहे हो यार, कल समझाया था, आज तुम ऐसे कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा नहीं हो रहा है। अब जब एक 23 रैंकर, जो अपने टाइम का 23 रैंकर है, वो मेरे बगल में बैठा और मुझे पर्सनल कोचिंग देगा, तो फिर चीजें होंगी। और आपका भी डेडिकेशन था सर, वही तो बात है। मतलब आपको एक वेल सेटल्ड लाइफ आपको जहाँ पर दिख रहा है, आप अपने आप को देखते हो कि आपके सारे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, वो पार्टी करने जाते होंगे और आप घर में बैठ के पढ़ते रहते होंगे। आपको लोग हमेशा बेवकूफ बोलते होंगे, क्या कर रहा है, घुस जा, वही सर। क्योंकि हम सब इस चीज से गुजरते हैं ना, वी आर इन अ सोसाइटी कि लोग हमेशा फर्स्ट दे लाफ, देन दे कॉपी, देन दे से दैट बी लाइक आशीष, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। और सर वो मोमेंट कैसा था? मतलब आप फिर अपने बीएसएनएल वाले को दोस्तों को बताए होंगे या विजिट किए होंगे, बताया होगा कि मैं आईटीएस ऑफिसर बन गया हूँ करके, तो वो कैसा मोमेंट था? कुछ हुआ था? एक्चुअली मेरे जो रूम पार्टनर्स थे, जब मेरा इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट आया था, तो मेरे रूम पार्टनर्स मेरे बीएसएनएल वाले ही साथ में काम करते थे। हम लोगों ने एक फ्लैट किराए पे लिया हुआ था और हम लोग अपने अपने रूम्स में रहते थे।
वो लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, जो मेरे रूम पार्टनर्स थे। वो लोग कभी कॉरिडोर में क्रिकेट खेलते थे तो मेरा डोर बंद कर देते थे कि ये पढ़ रहा है। तो उनके अंदर भी सेंसिटिविटी आ गई थी कि यार ये थोड़ा पागल है इसके लिए, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे कि स्थिति ये हो गई थी कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। पढ़ना है और वो लोग रात को सो रहे होते, तो समटाइम्स आई यूज्ड टू सी देम कि वो सो रहे हैं और मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। फिर वो जो नींद नहीं आती थी, क्योंकि एंग्जाइटी थी कि यार हमें भी डीजीएम बनना है, हमें भी आईटीएस बनना है। अब उसको एंग्जाइटी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ना शुरू किया, लोकल से रेफरेंस से जीएस भी पढ़ना शुरू करी। फिर सर मिल गए, वो 3 महीने उन्होंने मेरे लाइफ चेंज करा, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया। चेंज तो छोटा वर्ड है, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अपना सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, लेकिन उन्होंने मुझे पार कर दिया। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट, ओल्ड पेपर्स रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स और रेफरेंस बुक्स, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको पार लगाती हैं। जैसे जैसे इनके अंदर कहते हैं ना एक्सपर्टीज होती गई, रेफरेंस बुक बार बार पढ़ी तो रैंक इंप्रूव होता चला गया और इंटरव्यू में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। और 2014 में तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो कोई इंटरव्यू क्लासेस नहीं करे थे। फिर वो 13 में ही किया था। 14 में ना मैंने मॉक लगाए, 14 में मैंने सिर्फ ओल्ड पेपर किए थे, क्योंकि अब मुझे 13 के पेपर में समझ में आ गया था कि मॉक से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, ओल्ड पेपर लगाता हूँ। ओल्ड पेपर मतलब आप मुझे रात को 3 बजे भी उठा के पूछेंगे ना कि इसका आंसर क्या है, तो बिना सॉल्व किए आंसर याद हो गए थे। तो वो स्थिति आ गई थी 2014 में। तो और 14 में पहली बार ऐसा हुआ था जब मैंने पूरा पेपर टाइम से 5 मिनट पहले खत्म किए, सारे पेपर्स। और 2013 में भी ये हुआ था कि थोड़ा थोड़ा छूट जा रहा था, 2 4 5 क्वेश्चन रह जा रहे थे। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने देखे हो तो मैंने 2011 में दिया था, 12 में दिया था, 10 में दिया था। असर्शन रीजन हिलते नहीं है, क्वेश्चन कठिन होते हैं, लेकिन मैंने सब में देखा था कि यूपीएससी के आंसर की में ज्यादातर के आंसर ए होते हैं। तो मैंने 2013 में क्या करा, अब वो 10 क्वेश्चन बच रहे थे, मैंने सब में ए मार्क कर दिया। 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए, मुझे 5+ मिला। तो बड़ा मीन की रिस्क लिया और रिस्क पे ऑफ किया। लेकिन 14 में तो मैंने असर्शन रीजन भी सॉल्व की। 14 में मैंने ए मार्क नहीं किया, असर्शन रीजन मैंने सॉल्व किया और मैं सॉल्व कर पा रहा था। मैंने 6 असर्शन रीजन सॉल्व किए, तो 6 के 6 सही थे और 6 के 6 जो है वो मैंने लॉजिक से करे थे। तो 13 और 14 में और फर्क आया। तो आई थिंक ये आपके ना सर ट्रिक्स जो है ना, मैं ये ना पूरा आपसे प्रिपरेशन जानना चाहता हूँ सर। प्रीलिम्स कैसे करते हैं, मेंस कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे करते हैं, थोड़ी देर के बाद। पर मैं अभी ये जानना चाहता हूँ ना कि आप फिर आईटीएस में गए, आपकी ट्रेनिंग में क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जब वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद जॉब रोल वगैरह पे जाएंगे। देखो, अभी आप ये बताइए। हमारी सर्विस इंडियन टेलीकॉम सर्विस है। पहली बात तो इंजीनियरिंग सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं और जो लोग हैं, कॉमन पब्लिक है, उनको ये नहीं पता है कि इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू भी जो लोग आते हैं वो सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं। हम लोगों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज ही बोला जाता है। आप टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू आते हैं और नॉन टेक्निकल सिविल सर्विस के थ्रू आते हैं। बट अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस की बात करें, या इंडियन रेवेन्यू सर्विस की बात करें, या इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की बात करें, या रेलवे सर्विसेज की बात करें, या टेलीकॉम की बात करें, वी ऑल आर सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए। अगर किसी डेपुटेशन पे वैकेंसी आती है तो वो इक्वली अवेलेबल होती है, आप इंजीनियरिंग सर्विस से हो या सिविल सर्विसेज से आए। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आप सिविल सर्विसेज में हैं। इंजीनियरिंग सर्विस तो सिर्फ नाम है, बट एक्चुअली यू आर, हमारे लिए जो रूल्स हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हमारे पे लागू होते हैं। एक आईआरएस ऑफिसर के ऊपर भी वही लागू है, एक फॉरेन सर्विस के ऊपर भी वही लागू है, हमारे पे भी सेम रूल्स है। तो हम भी सिविल सर्वेंट हैं, ग्रुप ए सर्विसेज है, गैजेटेड पोस्ट है। जब मैंने ज्वाइन करा तो हमारा सर्विस है इंडियन टेलीकॉम सर्विस। अब टेलीकॉम में जो भी आता है इंडिया में, जो आप टेलीकॉम मार्केट देख रहे हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये लोग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर आता है, उससे लाइसेंस लेते हैं अपना काम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। एक बार लाइसेंस आपने दिया, ये लाइसेंस 10 साल के लिए होता है और उन लाइसेंस में कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, वोडाफोन पे, जियो पे, बीएसएनएल पे। तो अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में हूँ और आईटीएस ऑफिसर हूँ, तो मेरा सिर्फ बीएसएनएल से लेना देना नहीं है। बीएसएनएल अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अलग है। बीएसएनएल एक पीएसयू है, एमटीएनएल एक पीएसयू है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के नीचे संचालित होती है। बट दोनों बॉडीज अलग हैं। अगर कोई आईटीएस ऑफिसर बीएसएनएल में काम कर रहा है, मतलब वो पेरेंट तो उसका डीओटी ही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ही है, बट वो डेपुटेशन पे वहां पे गिरा है कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए, 4 साल 5 साल, उसके बाद वो वापस अपने पेरेंट के अंडर में आ जाएगा। जैसे कई ऑफिसर्स हैं डेपुटेशन में पीएसयूज में जाते हैं, सिमिलरली बीएसएनएल हमारे लिए एक पीएसयू है, एमटीएनएल हमारे लिए पीएसयू है, और भी और सारे पीएसयूज हैं। टीआरएआई में भी लोग, वो तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बट टीआरएआई में भी लोग, आप जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं उन सबको रेगुलेट करने का आपके ऊपर रहता है। एग्जैक्टली। हम फील्ड यूनिट में हैं, जैसे मैं हैदराबाद पोस्टेड हूँ, हैदराबाद फील्ड यूनिट है।
तो जो भी लाइसेंस इन लोगों ने लिया है तो इसकी एक ऑब्लिगेशन होता है कि लाइसेंस लेने के बाद हम इतना इतना एरिया कवर करेंगे, यहाँ पे कवरेज देंगे। और ऐसा नहीं कि लाइसेंस लेने के बाद वो उसके ऊपर बैठ जाएं, यूज़ नहीं करें, क्योंकि लाइसेंस जो है और रिसोर्स है वो क्रूशल, आपका क्रिटिकल रिसोर्स है। उसको इनको एक समय के अंदर ही यूटिलाइज करना होता है, इतने कनेक्शन देने होते हैं, रोल आउट करना होता है। जैसे कि EMF रेडिएशन जो टावर से निकलता है वो हमारा डिपार्टमेंट ही चेक करता है, ऑडिट होता है EMF रेडिएशन का। आप तक कितना रेडिएशन का पावर पहुंच रहा है, दैट इज चेक्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। उसके अलावा कभी कभी ये जो एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, अलग अलग एजेंसीज हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से इनका इंटरेक्शन रहता ही है इन्वेस्टिगेशन के लिए। कभी कभी कुछ अगर डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग टेक्निकल इंटरफेस की तरह काम करते हैं बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारे साथ लिंक में रहते हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, अलग अलग कैडर्स के लोग हैं, तो अच्छा इंटरेक्शन रहता है उनके साथ। तो एक हेल्दी नेटवर्किंग बनाना बहुत ज़रूरी है ग्रुप ए में आने के बाद। ज़रूरी ये नहीं कि आप उनसे काम लेना चाहते हो, बट एक ये कि आपको जानता हो सामने वाला, आप भी उनको जानते हो, एक दूसरे का काम समझते हो, रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे की। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते हैं, बट आप हैं तो सिविल सर्वेंट ही। तो इस तरीके से उसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गाँवों में होता है, तो नेटवर्क कवरेज होना चाहिए। जो लोगों को आधार के ऊपर कुछ सब्सिडी मिलती है गाँवों में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो नेटवर्क चेक करना वो भी हमारा काम है। क्वालिटी ऑफ नेटवर्क हमारा काम है। कॉल ड्रॉप हम लोग देखते हैं। मोबाइल टावर रेडिएशन का मैं बता ही चुका हूँ। उसके अलावा टेलीकॉम नेटवर्क्स में जो एयरटेल का नेटवर्क है या जियो का नेटवर्क है, जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है नेटवर्क में, साइबर सिक्योरिटी अटैक ना हो जाए, तो वो भी हम लोग ऑडिट करते हैं। उसके अलावा ICT डेवलपमेंट इंडेक्स होता है यूनाइटेड नेशन का, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का ICT डेवलपमेंट इंडेक्स, कि एक कंट्री ICT के टर्म्स में कितनी डेवलप है, तो वो लोग की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी अपग्रेड करना, इंडिया को ICT के टर्म्स में अपग्रेड करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेलीकॉम डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटीज के टाइम पे भी चालू रहे, वो भी हम देखते हैं। आपने कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा दिया, सिम कार्ड दे दिया, वो रूल्स के तहत दिया है कि ऐसे ही दे दिया बिना आधार कार्ड के, वो सब भी हम वेरीफाई करते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर जैसा आज है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और इंडियन टेलीकॉम सर्विस के ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रोल है। और हम लोग जो ट्रेनिंग होती है हमारी 2 साल की होती है, उसके अंदर करीबन 8 महीने का फील्ड ट्रेनिंग होता है और बाकी 1 साल और 3 या 4 महीने का हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। क्लासरूम ट्रेनिंग में 3G, 4G, 5G, ब्रॉडबैंड, ये सब जो हमारे टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है इनके बारे में बताया जाता है। DOT की वर्किंग के बारे में बताया जाता है। फिर फील्ड यूनिट्स होती हैं, जैसे मैं आज यहाँ पोस्टेड हूँ, तो पहले कभी यहाँ फील्ड विजिट के लिए 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए भी आ चुका हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे हमें काम करना पड़ सकता है। जैसे BSNL में हो गई, TRAI में हो गई, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से भी हमारा मीट हुआ था, तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। तो उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन से भी उस समय हमारा मीट हुआ था। तो अगर जैसे ही आप सर्विस में आते हैं ना, तो आपको एकदम माहौल चेंज मिलेगा। आपका जो है ना, अगर आप अपने आप को जहाँ देखना चाहते हैं और आप अपने आप को सिविल सर्वेंट समझते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो आपको सिस्टम जो है ना पूरी हेल्प करेगा वो जीने में, वो एक्सपीरियंस को जीने में जो आप देख रहे थे। अगर आप नहीं समझ रहे हो अपने आप को एज एन ऑफिसर, तो फिर वो आपकी कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आपके ऊपर लोगों की जिम्मेदारी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर मैं मोबाइल टावर का रेडिएशन चेक कर रहा हूँ, तो वो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए किया जा रहा है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरा पब्लिक से इंटरेक्शन हो, और हम तो आजकल ई-गवर्नेंस में ही जा रहे हैं ना, तो जितना कम इंटरेक्शन हो पब्लिक से उतना अच्छा है। आज से 30 साल पहले एक लैंडलाइन फ़ोन लगवाने के लिए 2 साल का वेटिंग होता था। BSNL की सिम खरीदने के लिए लोग जुगाड़ लगाते थे, लेजिस्लेटर्स से जुगाड़ लगाते थे, ऑफिसर्स के लिए प्लीड करते थे। आज वो सिस्टम पूरा बढ़िया है और आप घर बैठे बैठे ले लेते हो। तो आई थिंक ये डेवलपमेंट हुआ है, ये एक इवॉल्व हुआ है सिस्टम। और वही तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को बेचारों को टेलीफोन बिल लाइन में लग के जमा करना पड़ता था, अब वो सब नहीं है। आज आपके पास चॉइस है, सिर्फ BSNL सर्विस प्रोवाइडर नहीं है कि अरे GTO साहब से प्लीड कर लो हमारा कनेक्शन ठीक कर दें, SD साहब से ठीक कर दो। 4 ऑपरेटर्स हैं जो आपको बढ़िया प्रोवाइड करते हो, उनसे लीजिए। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो व्यू है वो आई थिंक हम लोग पूरा करते हैं अच्छी तरीके से। और पब्लिक गवर्नमेंट टू सिटीजन जो इंटरेक्शन है वो जितना कम हो उतना अच्छा है। आपको घर बैठे जो सुविधा मिल सकती है, आपने हमारे एक हमारा पोर्टल है जहाँ पे आप जाइए, आपको लगता है कि आपके टावर, आसपास का टावर है, उसका रेडिएशन ज़्यादा है, तो हम आपके यहाँ पे आके चेक करेंगे।
उसका जितना रेडिएशन लिमिट में है 4,000 रुपये उसकी फीस है। तो इस तरीके की सर्विसेज भी हैं। आपको हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऑनलाइन में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो ये हमारा काम है बेसिकली। और इसी चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग हमारी 2 साल हुई, फील्ड ट्रेनिंग हुई, क्लासरूम ट्रेनिंग हुई, और 2 साल के बाद हमारी पोस्टिंग होती है। ट्रेनिंग हमारी गाजियाबाद में होती है, हमारा सेंटर वहीं पर है, नेशनल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट। और फील्ड ट्रेनिंग हमारी अलग अलग जगहों पर हुई। कम से कम 6 या 7 शहर हमने इंडिया में हमने घूमे होंगे। अब जूनियर बैचेस के लिए फॉरेन ट्रेनिंग्स भी शुरू हो गई हैं, बट कोविड की वजह से वो हो नहीं पाई हैं। बट 2019 के बैच से वो मॉस्को या फिर कहीं फ्रांस जाने का उनका हो रहा है, तो जाएंगे। अरे वाह वाह। मतलब वही है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं जो हम लोग कई सारी चीज़ों को जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, वो सारे तो हैं ही। इसके बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जो एक टेलीकॉम ऑफिसर को संभालना पड़ता है इस लेवल पे जाके। और वो जो आप देखा करते थे अपने ऑफिस के बाहर की डीजीएम साहब आए हैं, उनके साथ जो फोर्स आती थी, जो पावर रेस्पेक्ट वो सब तो आप एक्सपीरियंस करते ही हैं। आप बीएसएनएल में अगर पोस्ट होंगे तो क्योंकि वो ऑपरेशनल यूनिट है तो वहाँ पे आज भी आपको सब कुछ मिलेगा। बट क्योंकि अभी आप डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं तो यहाँ पर उस तरीके का मतलब आपको उतना स्टाफ नहीं होता है, लिमिटेड स्टाफ होता है, क्योंकि ऑपरेशनल वर्क नहीं है ना, सारा का सारा आपको सुपरविजन का वर्क है। तो जहाँ पर ऑपरेशनल वर्क है आप वहाँ जाएंगे तो आपको पूरा स्टाफ ज़्यादा होगा, बट जितना रिक्वायरमेंट है उतना होता है। और आई थिंक जितना हम कम एक्सपेंडिचर में काम कर सकें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उतना अच्छा। अच्छा, तो सर जैसे जी सर, और जैसे अगर यहाँ पर जो एक स्टूडेंट के लिए कभी कभी उनका एक अट्रैक्टिव पोर्शन रहता है कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं क्या? कि मतलब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या रहने का मिलेगा, क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज इनसे? देखो पहले तो मैं सैलरी बता देता हूँ। अगर आप मेरी बात करो, मुझे 5 साल सर्विस में हुए हैं, तो मुझे 80,000 इन हैंड मिलता है आफ्टर कटिंग एवरीथिंग, डिडक्शन ऑफ द प्रोविडेंट फंड, एनपीएस जो भी होता है, उसके अलावा इनकम टैक्स भी आप हटा दीजिए, एचआरए भी मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिला हुआ है, सब कुछ काटने के बाद 80,000 मुझे इन हैंड मिल रहा है, 78-80 मिल जाता है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। हैदराबाद जैसे शहर में सब क्वार्टर्स लेने के बाद, क्वार्टर्स भी अच्छे मिले हुए हैं, अच्छे एरिया में मिला हुआ है। हैदराबाद में एक बंजारा हिल्स करके एरिया है, बहुत फेमस एरिया है, सारे सेलिब्रिटीज और मिनिस्टर्स वहीं रहते हैं, वहाँ पर क्वार्टर्स मिले हुए हैं। 27 या 2800 स्क्वायर फीट का क्वार्टर है, तो बहुत सफिशिएंट है। ऑफिशियल वर्क के लिए गाड़ी मिली हुई है, ऑफिस से आपको कहीं पर भी जाना है, किसी रेड में जाना है, पुलिस के साथ कुछ काम है, किसी अधिकारी से मिलने के लिए जाना है, काम से जाना है, तो आपको गाड़ी मिलती है। बाई चांस किसी के पास गाड़ी नहीं है, कुछ बात है, तो आप ओला यूज करिए, आपको रिइंबर्स हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एज एन ऑफिसर आपके पास रिसोर्स नहीं है, गाड़ी मिलेगी आपको। कुछ प्रॉब्लम है, इंट्रिकेट सिचुएशन है, तो फिर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको रिइंबर्स हो जाएगा। उसके अलावा एलटीसी और ये सब रिक्वायर जो नॉर्मल फैसिलिटीज हैं वो तो होता ही है। बेसिकली लोगों का गाड़ी और मकान में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, गाड़ी मिलती है कि नहीं और मकान मिलता है कि नहीं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट थोड़ा अलग अलग रहता है। बट अगर आप एक बार ऑफिस आते हैं, आपको काम से जाना है, तो आपके लिए गाड़ी अवेलेबल है। पर्सनल यूज के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो क्राइम है, करप्शन जैसा है वो। पर्सनल यूज के लिए गाड़ी इस्तेमाल मत करिए, और बाकी अगर आपको ऑफिशियल यूज के लिए तो आराम से आप यूज कर सकते हैं, गाड़ी अवेलेबल। अच्छा, और जैसे अगर और हाँ बताइए सर, बताइए। और उसके अलावा सैलरी वाइज आई थिंक बहुत कम सैलरी भी नहीं है, बढ़िया सैलरी है। अगर आपके खर्चे हिसाब से हैं, रीजनेबल हैं, तो आपको सैलरी वाइज भी दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा न्यूज़पेपर रीइंबर्समेंट मिलता है, मोबाइल फोन रीइंबर्समेंट मिलता है, छोटे छोटे खर्चे तो ये आपके पूरे हो ही जाते हैं। ये ओवर एंड अबव सैलरी बता रहा हूँ। और रेस्पेक्ट तो अलग ही है सर, जो पैसे से भी ना मिले, है ना, कि आप कहीं ऐसे करोड़पति भी होते हैं, पर आपका जहाँ पर जाना हो जाता होगा वहाँ तो लोग ऐसे उमड़ जाते होंगे कि डीजीएम साहब है ऐसे करके। बहुत सारी क्या होता है कि आप जब बाहर जाते हैं ना, तो आप सोच के चलिए आप आशीष चुग नहीं जा रहे हैं, आप आशीष चुग आईटीएस जा रहे हैं। आपको ये समझना है, आप अकेले आईटीएस नहीं है, आपके साथ पूरा कैडर जा रहा है, आप उनका फेस हो। किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया होना चाहिए। चप्पल सैंडल पहन के भी कुछ लोग आते हैं, कुछ ऑफिसर्स आते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। बट व्हाट आई मीन टू से इसकी जब आप कहीं पर भी जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हो आप अपने डिपार्टमेंट को, अरे वो तो ऐसे ही होते हैं, जो सरकारी नौकरी का लोगों ने ऐसे ही होते हैं बना के रखा हुआ है। तो मुझे देख के वो बोलते हैं कि आप प्राइवेट से हो गया, तो दे सी माय आईडी कार्ड एंड दे से कि नहीं आप तो सरकारी हो। तो परसेप्शन वैसा बन गया, तो वो हमें यंग ऑफिसर्स को चेंज करना है। क्योंकि आप अगर ठीक से जाते हैं, आपका एक एटीट्यूड बेहतर है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क दिखती है। आपको बोलना नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ। लोग आपकी बात से समझते हैं कि आपके अंदर कुछ है, आपकी बात को सीरियसली लेंगे। यही तो आप चाहते हो, आप कहीं जाओ तो आपकी बात को सीरियसली लिया जाए।
तो सीरियसली लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप ऑफिसर बन गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सीरियसली लिया जाएगा, उसके बाद बहुत काम होता है, आपको ग्रूम होना पड़ता है। आपको 2-3 साल लगते हैं ऑफिसर बनने में, सिलेक्शन और 2 साल 3 साल के बाद के अधिकारी में बहुत फर्क होता है। आपका ग्रूमिंग प्रोसेस चलता है, 2 साल आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद आपने एक्चुअल ज्वाइन करते हो, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ऑफिसर बनते हो आप, टाइम लगता है उसके अंदर, कंपोजर जो चाहिए। बहुत अच्छी चीज कही सर, बहुत मतलब ये ऐसी बातें आप कह रहे हैं ना जो खुद आप जब एक्सपीरियंस करते हो तब समझते हो। आज मैं वो डिफरेंस खुद फील कर पा रहा हूँ कि ऐसा होता है। अच्छा सर, एक और बात अगर हम लोग देखें कि अगर कोई एस्पिरेंट सोचता है कि मैं अभी ज्वाइन करूंगा तो मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, इसके बारे में बताएंगे क्या? कब किस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं अपने पूरे? आप अगर इंडियन टेलीकॉम सर्विस की बात करूंगा मैं, बाकी सर्विसेज की बात नहीं करूंगा, सिर्फ इंडियन टेलीकॉम सर्विस की बात कर रहा हूँ। अगर आप 30 साल की उम्र में भी एग्जाम निकालते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में भी आपने एग्जाम निकाला, आपने 32 साल की उम्र में ज्वाइन किया, तो आपके पास 28 साल की नौकरी बची है। 28 साल में भी आप ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, जो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, आप पहुंच जाएंगे, आप वहाँ रिटायर होंगे, यानी कि प्रीटी डिसेंट, नॉट बैड। आप अगर 32 की उम्र में भी ज्वाइन करते हैं तो 53, 52, 53, 54 की एज में आप उस रैंक पे पहुंच जाएंगे। उसको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड बोला जाता है, जो पुलिस में आईजी लेवल है और आईएएस में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल है। तो यहाँ पर वो एक इक्विवेलेंट ग्रेड आपको मिल जाएगा, आप 6 साल उस लेवल पे रह के रिटायर होंगे, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। और अगर रेलवेज की बात करें तो चीफ इंजीनियर जो रेलवेज में होता है, इट्स अ प्रीटी डिसेंट पोस्ट। अगर आप 20-22 साल में आपको कोई सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड सर्विस दे रही है तो दैट इज वर्थ रिस्पेक्टिंग एंड वर्थ टेकिंग। तो आपको कैरियर के बारे में सोचना ही नहीं है। थोड़ा बहुत किसी एक आध पोस्ट में आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ योर कैरियर यू विल बी हैविंग अ ग्रेट डेजिग्नेशन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड सर, मुझे भी इस बात से बहुत खुशी हो रही है कि मैं कई साल बाद आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, तो ये रहेगा कि आईजी लेवल के यहाँ पर सर हैं हमारे साथ। तो हमारे में उसको डिप्टी डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। और हमारे इंजीनियरिंग सर्विस के कुछ ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में जेएस लेवल पे भी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज भी हैं। आप डेपुटेशन पे जाइए, अप्लाई करिए, आपका प्रोफाइल अच्छा है तो गवर्नमेंट आपको चांस देगी। इवन मेरे एक सीनियर हैं, वो सीबीआई में एसपी हैं, 2004 बैच के, सीबीआई में एसपी हैं। नॉन आईपीएस को भी सीबीआई में एसपी की पोस्ट दी जाती है। अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस है, किसी टेलीकॉम में आपने इन्वेस्टिगेशन का काम किया, तो वो आपको देंगे मौका। आप कैसे हो, आपको ना एक इंजीनियरिंग सर्विस में या सिविल सर्विसेज में, आप कहीं भी सिविल सर्वेंट बनते हैं, आपको ना एक वेट क्ले दे दिया गया है, कच्ची मिट्टी दे दी है आपको। अब आपको उससे पॉट बनाना है। अब पॉट आप कैसा बनाते हो वो आपके हाथ में है। आपने कैसे अपने आप को कंडक्ट किया, आपने कैसे नेटवर्किंग करी, किस तरीके से काम किया, आपकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसी है, एक समय के बाद इसका मैटर करता है। आप कैसे ग्रूम हुए थे, तो वो सब चीज़ें मैटर करेंगी। और गवर्नमेंट, अगर आप अच्छे हो तो गवर्नमेंट आपको अच्छे से अच्छी पोस्ट देगी, जो सबको नहीं मिलेगी आपको देगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज है। रियली गुड सर, मतलब आज मैं भी इतना इंस्पायर हो गया हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर का दिला ही दूं, ऐसा सोच रहा हूँ। पर सर अब मैं बिल्कुल ऐसा जान चुका हूँ कि यार ये जॉब बहुत अच्छी है, और यहाँ पर एस्पिरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मदद आएगी इस चीज़ से कि वो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें मेहनत भी है और उसके बाद उतना ही अच्छा फल भी उनको मिलने वाला है। तो हाँ, तो अब आप अगर अपने टर्म्स में, हम लोग थोड़ा सा अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि प्रिपरेशन किया कैसे जाए। एक एवरेज स्टूडेंट नहीं पता है, आप अपने इंसाइट्स दीजिए कि आपने जब तैयारी करना शुरू किया या सोचा तो क्या चीज़ को ध्यान दिया। देखिए, मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा या मैं मेंस की तैयारी करूंगा या साथ साथ में इंटरव्यू का भी करूंगा, इन तीनों फेजेस को हम लोग लेके चलते हैं। एक बार सबसे पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators.
with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.